हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, कि किस तरीके से डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है। भारत में लोकतंत्र की प्रक्रिया का क्या स्वरूप है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये सारी बातें आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी स्टोरी के साथ में स्टार्ट करेंगे और ये स्टोरी की तहत ही आपको ये समझाई जाएगी, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा और थोड़ा सा पिक्चराइजेशन की तरफ से आपको ये समझाने की हम पूरी पूरी इसमें कोशिश करेंगे। एंड देन ये चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या क्या उस समय पे, यानी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पे क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग में थी, हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी। यानी कि उस समय पे जो भी वहाँ पे लीडर्स थे, चाहे वो महात्मा गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें या अंबेडकर जी की बात करें, उस समय पे उनके सामने क्या चैलेंजेस थे, उनको फेस क्या क्या सिचुएशंस मतलब करनी पड़ी, इन सब के बारे में बात करेंगे। और फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए और हमसे इंटरेक्शन, हमसे कुछ भी मतलब पूछने के लिए लगातार आप हमसे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट करो, फॉलो करो, क्योंकि वहाँ भी हम अपडेट या छोटी छोटी रील्स या छोटे छोटे जो वीडियो क्लिप्स है वो डालते रहते हैं। और टेलीग्राम पर हर एक लेक्चर्स की PDF आपको अवेलेबल हो जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो जाकर के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम लिंक में आती है कि लिंक से सीधे आप नहीं जुड़ पाते तो सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, 1400 के लगभग उससे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप सीधे जाकर के वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं उस भूमिका की, उस इंट्रोडक्शन की, जहाँ से एग्जैक्टली चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 2 सदी यानी कि 2 सेंचुरी, 200 साल तक शासन किया और अपने फायदे के लिए इसके संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, यानी कि उपयोग किया। वह यहाँ से चीज़ें ले जाते थे और यूरोप में या यूरोपियन कंट्री में जाकर के उनको बेचते थे, तो यहाँ से फ्री में ही ले जाते थे, फ्री में। अब उनका यहाँ पर शासन था तो चीज़ें फ्री में ही जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर वो देते भी थे तो बहुत ही मतलब कॉस्ट इतना नहीं पड़ता था उनको, लेकिन वो बेचते बहुत बढ़िया प्राइस में थे, तो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें यहाँ से ले जाते थे तथा देश को अत्यंत गरीबी में लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया। जब स्टार्टिंग होती है इंडिपेंडेंसी की और मूवमेंट वगैरह होते हैं और हमें इंडिपेंडेंसी मिल भी जाती है, तो यहाँ से जितने भी संसाधन हैं तब तक वो सब जा चुके थे और हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय थी उस समय पे। तो सन 1947 के 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीयों को स्वयं अपने देश का शासन करने का अधिकार मिला, लेकिन भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता के अलावा गर्व करने या प्रसन्न होने के लिए, यानी कि खुश होने के लिए कुछ भी नहीं था। यानी कि उस समय पे हमारे पास क्या था कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हमें बहुत गर्व है, हमें खुशी हो रही है। सिर्फ ये 2 चीज़ें थी, गर्व करना और खुशी मनाना। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं थी आगे बढ़ने के लिए। तो उत्तर औपनिवेशिक भारतीयों के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम खुश हो सकते थे अपनी स्वतंत्रता को लेकर, अपनी इंडिपेंडेंसी को लेकर और भारत से ब्रिटिश रूल को बाहर निकालने को लेकर के। लेकिन अब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि भारत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भी संसाधन थे, जो भी हमारे पास जो चीज़ें थी, वो तो सब अंग्रेजों ने निकाल लिए थे, वो सब तहस नहस कर दिए थे। तो भारत की विशाल निरक्षर आबादी, यानी कि सबसे ज़्यादा अनएजुकेटेड वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी, विविधताओं, दयनीय आर्थिक स्थिति के अलावा भारत को मजबूत करने और लोकतांत्रिक संस्थानों को, जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपनाने के संदर्भ में एक बड़े लेवल पर राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता थी। यानी कि उस समय पे भारत को एक बहुत बड़े लेवल डेमोक्रेटाइज करना और वहाँ पर चीज़ें दोबारा से स्टेबल करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और सामने हमें चाहिए था उस समय पे एक लीडर, एक ऐसी लीडरशिप चाहिए थी जो इन सब को लेकर के चले। भारत को इस प्रकार की गंभीर चुनौतियों का सामना करना था। भारत के सामने मुख्यतः 3 प्रकार की चुनौती थी, यानी कि 3 टाइप के चैलेंजिंग थे उस समय पे। पहला चैलेंज क्या था, पहली चुनौती क्या थी कि एकता के सूत्र में बंधे एक
ऐसे भारत का निर्माण करना था जिसके तहत भारतीय समाज की जितनी भी विविधताएं हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी है, चाहे वो कल्चर को लेकर के हो, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर के हो, उनके एक स्थान हो। भारत अपने आकार और विविधताओं के मामले में एक विशाल देश है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं, हम सब, यानी कि पूरी दुनिया जानती है कि डाइवर्सिटी के मामले में चाहे वो रिलीजन्स की बात करें, चाहे वो कल्चर की बात करें, बहुत ही ज़्यादा विशाल देश माना जाता है। ओवरऑल अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी किसी भी कंट्री को लेकर के, तो भारत एक विशाल देश है विविधता के मामले में। यहाँ विविध प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति भिन्न है, उनका कल्चर भिन्न है, उनका रहन सहन सब कुछ अलग है, और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति एक धर्म को मानता है, बहुत सारे व्यक्ति एक धर्म को मानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। उस समय आमतौर पर यही माना जाता रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा हुआ कोई भी देश हो, परिपूर्ण कोई देश अधिक दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। यानी कि ऐसी सिचुएशन में इन दोनों आपस में लोगों में मनमुटाव होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कंट्रोवर्सी होंगे, तो जो यूनिटी है वो सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय पे आफ्टर इंडिपेंडेंसी के बाद। कि खुशी तो हमें बहुत हो रही थी अपनी स्वतंत्रता की, लेकिन उस समय पे जो लोगों के अंदर मतलब जो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जहाँ पर अनएजुकेटेड की मेजोरिटी ज़्यादा थी और विविधताएं ज़्यादा थी, कल्चर, लैंग्वेज सब अलग था। ऐसी सिचुएशन में एक कंट्री को एक सूत्र में बांधकर यूनिटी में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और एक बहुत ही स्ट्रांगली लीडरशिप की आवश्यकता थी वहाँ पर। दूसरी चुनौती कि लोकतंत्र को स्थापित करने की थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, इनकी फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है और प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार भी दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया और इन विशिष्टताओं को, इन जो स्पेशलिटी है, यह बात सुनिश्चित हो गई इनसे कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी। यानी कि इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर पॉलिटिकल को लेकर के कंपटीशन तो होगा ही। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। चुनौती यह भी थी कि संविधान से तालमेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार या बर्ताव प्रचलन में आए। यानी कि वो संविधान से मेल खाने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि संविधान कुछ है, हमारा डेमोक्रेसी कुछ और तरीके से चल रहा है। वो दोनों इक्वालिटी उनमें होनी चाहिए, दोनों में एक इक्वालिटी होनी चाहिए। ये दूसरी सबसे ख़तरनाक वाली चुनौती थी। जो चुनौती थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, और ऐसी सिचुएशंस में दोबारा से भारत को खड़ा करना और एक यूनिटी में क्रिएट करना बहुत मुश्किल था उस समय पे। तीसरी चुनौती क्या थी कि जो तीसरी थी वो ऐसे विकास की थी जिसमें लोकतंत्रात्मक रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरा समाज, संपूर्ण समाज का भला होता हो, न कि किसी विशेष तबके का। अब तीसरी चुनौती क्या थी कि भाई हर तरीके से हर वर्ग के लोगों को वहाँ पे आगे लेकर के चलना है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, ठीक है। यानी कि सोशल लेवल पर भी, इकोनॉमी लेवल पर भी और पॉलिटिकल लेवल पर भी। तो किसी भी पार्टिकुलर वर्ग को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, हम सब वर्गों को एक साथ लेकर के चलेंगे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय पे अपने आप में। तो इस मोर्चे पर भी भारतीय संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, और सामाजिक रूप से वंचित तबके, यानी कि जितने भी सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं और धार्मिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को खास सुरक्षा मुहैया कराई जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें भारतीय नेतृत्व द्वारा अवश्य पूरा किया जाना था। एक्चुअल में जो चुनौती थी वो आर्थिक विकास और गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। कि जो हमारी चुनौतियां हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, पूरी तरीके से जो आर्थिक विकास है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और जो गरीबी है, उसको बिल्कुल ही एक तो इकोनॉमी डेवलपमेंट करना है, और दूसरी बात गरीबी को ख़त्म करना है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, ये सबसे महत्वपूर्ण थी। और फिर स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्र निर्माण की चुनौती इन सब में प्रमुख और महत्वपूर्ण रही। उल्लेखनीय कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के अपनाने के बाद में भारतीय समाज को सामाजिक परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजरना था। फलस्वरूप लोकतंत्र के आयामों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में सुधारों के अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। तो यही से स्टार्ट होता है भारत में लोकतंत्र।
और यहीं से सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि लोकतंत्र में क्या चीज़ें हैं। भारत का जो शासन होगा वो जनता के आधार पर होगा, वो किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। आई होप सो ये एक छोटा सा लेक्चर और छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपको समझाने का कि भारत में लोकतंत्र या उस समय पे जो चुनौतियाँ थी वो किस तरीके से सामने और किस तरीके से उसको शॉर्ट आउट किया गया। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इस तरह की वीडियो लेक्चर को आगे लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, फटाफट से दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना। और हमने आपको पहले बताया सोशल मीडिया हैंडल्स, और हमसे सीधे इंटरेक्ट करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स से जुड़ सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम लगातार अपडेट या कुछ भी क्वेश्चन सीरीज है, पॉल्स है, वो डालते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।